हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अंडाणुजनन यानी कि oogenesis, अंड कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और आर्तर चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज सबसे पहले हम स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजून और शुक्राणु की जो स्ट्रक्चर होती है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अर्थात वो विदाउट सूक्ष्मदर्शी, विदाउट माइक्रोस्कोप दिखाई नहीं देता। इसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेडपोल शेप्ड होती है और टेडपोल शेप्ड होने के बाद इसका व्यास 2 से 5 म्यू और लंबाई 60 म्यू होती है, यानी कि 60 × 10⁻⁻6 मीटर। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर स्ट्रक्चर है और टेडपोल शेप स्ट्रक्चर है और संपूर्ण स्पर्म के चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो स्पर्म है, स्पर्म की स्ट्रक्चर में 4 पार्ट दिखाई देते हैं। नंबर 1 हेड, नंबर 2 मिडिल पीस, नंबर 3 नेक और नंबर 4 टेल। शीर्ष, मध्य भाग, ग्रीवा और टेल यानी कि पूंछ। चारों पार्ट्स का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है। हेड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। पहला न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्लस दूसरा एक्रोसोम। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके फादर के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हैप्लॉइड होता है। और स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है उसका कॉम्पोजिशन 22 + X या 22 + Y होता है, यानी कि 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक X सेक्स क्रोमोसोम, या 22 ऑटोसोम प्लस एक Y यानी कि स्मॉल क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, Y होता है। और इसीलिए जो बेबी का सेक्स होता है, जो डेवलपिंग बेबी होगा, वो सेक्स किस पर डिपेंड करता है? फादर के स्पर्म पर डिपेंड करता है। अगर वो 22 + X वाला फ्यूज होता है तो जो जाइगोट बनेगा वो 44 + XX वाला बनेगा, क्योंकि ओवम में 22 + X ही होते हैं और वो जो बेबी है वो गर्ल डेवलप होगी। और अगर वो 22 + Y वाला स्पर्म फ्यूज होता है, जाइगोट 44 + XY बनेगा और जो डेवलपिंग बेबी होगा वो बॉय बनेगा। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर डेवलप हुई। पहला न्यूक्लियस जो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन प्रदर्शित करता है और उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एक्रोसोम, और एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनने के बाद एक्रोसोम, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। और सबसे मेन जो एंजाइम है वो होता है हाइलोयूरिनडेज, जो ओवम की वाल को रप्चर करने में हेल्प करता है, तोड़ने में हेल्प करता है, और जिससे जो ये न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवम के अंदर एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन में ऐड करता है। दूसरा नेक वो स्ट्रक्चर होती है जो इस हेड को इस मिडिल पीस से जोड़ती है, और इस नेक में 2 चीजें दिखाई देंगी आपको। एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, यानी कि समीपस्थ तारकाय और दूरस्थ तारकाय। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का जो काम होता है वो जाइगोट में डिवीजन को इनिशिएट करना होता है, क्योंकि ओवम में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल यानी कि बेसल बॉडी से एक फिलामेंट बाहर निकलता है
और वो आगे तक जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। इसके बाद जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है नेबेनकर्न शीथ या माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरल लेयर बनाते हैं, शीथ बनाते हैं, जिसे नेबेनकर्न शीथ बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है यहाँ पर कि ये स्पर्म की मूवमेंट के लिए, इसके लोकोमोशन के लिए, इसके चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अर्थात ये पावर हाउस की तरह काम करते हैं और इसको स्पर्म को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके बाद जहां पर मिडिल पीस टेल से मिलता है वहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसे बोलते हैं एनुलस और रिंग सेंट्रियोल, यानी कि ये इसका क्या है, जंक्शन है। टेल में जो उसका स्ट्रक्चर है वो लगभग मिडिल पीस जैसी ही होती है, लेकिन टेल जो होती है वो यहाँ से आगे जैसे जैसे चलती है वो टैपर होती जाती है, पतली होती जाती है। टेल का एक ही मेन काम है कि जो स्पर्म का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए वाइब्रेशन क्रिएट करना, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घिरी हुई स्ट्रक्चर स्पर्म है, इस स्पर्म का जो मूवमेंट है, चलना है, वो किस पर निर्भर करता है, टेल करता है। यानी कि जो इसको मूव कराती है, इसको चलने में हेल्प कराती है, वो स्ट्रक्चर क्या है, टेल। यानी कि टेल का मेन काम क्या है, इस स्पर्म का मूवमेंट करना होता है। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है उसमें हमने 4 मेन चीजें पढ़ी कि इसका व्यास 2.2 से 5 म्यू और लंबाई 60 म्यू होती है। माइक्रोस्कोपिक टैडपोल्स लाइक स्ट्रक्चर है ये। पूरी मेम्ब्रेन जो है इसकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अर्थात इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। 4 पार्ट होते हैं इसमें, हेड, मिडिल पीस, नेक और टेल। हेड में 2 स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम। न्यूक्लियस में इसका जेनेटिक कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, अर्थात इसके करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो 22 प्लस एक्स वाला या 22 प्लस वाई वाला हो सकता है। एक्रोसोम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, स्पर्म लाइसिन होती है जो सबसे मेन है, हाइड्रोलिडेज है, वो ओवम की वाल को रप्चर करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। नेक मिडिल पीस और हेड को जोड़ता है और नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है जायगोट में डिवीजन को इनिशिएट करना, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकला हुआ होता है। मिडिल पीस में मेन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है वो नेबेनकर्न शीट होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है। और जो टेल है उस टेल के अंदर स्ट्रक्चर सेम है लगभग मिडिल पीस से, लेकिन इसका मेन काम क्या है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर के बाद अब हम अंडाणुजनन यानी कि oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। अंडाणुजनन या oogenesis का मतलब क्या है, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, ऊ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओवम, यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से फीमेल गैमेट ओवम और ऊटिड के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, oogenesis यानी कि अंडाणुजनन। यानी कि ओवरी के अंदर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनसे फीमेल गैमेट ओवम के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। oogenesis में भी मियोसिस डिवीजन होता है और ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह 3 फेज में डिवाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था, ग्रोथ यानी कि वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व यानी कि मैच्योरेशन स्टेज फेज। अब जो मल्टीप्लिकेशन फेज ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, इससे हम बाद में समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो उगोनिया बनाती हैं, लेकिन मेल के कंट्रास्ट में मेल से डिफरेंट होती है यहाँ पर क्या, कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो जितनी भी उगोनिया बनानी होती है उसको 25 वीक का जब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, तब तक सारी बना दे। 2 मिलियन उगोनिया वो बनाता है, तो वो सारी की सारी जो उगोनिया बननी होती है वो जब एम्ब्रियो 25 वीक का होता है, बेबी जो डेवलपिंग गर्ल जब 25 वीक की होती है तब तक वो सारी ही बना लेता है। और उगोनिया अब एनलार्ज होकर क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है, लेकिन बर्थ पर जितनी भी oocyte होती है वो बनने के कंपैरिजन में होती है, वो बन चुकी होती है। और जो बर्थ तक आते आते जो इसका जो मियोसिस 1 है वो मियोसिस 1 से वो डिवाइड होती है, लेकिन वो डिप्लोटीन स्टेज तक होती है, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज है, उसके आगे का उसका डिवीजन अब रुक जाता है, सीज हो जाता है। अब
जो ग्रोथ फेज है उसमें अब ये उगोनिया एनलार्ज होकर प्राइमरी oocyte बनाती है। सभी एनिमल्स में ग्रोथ फेज जो होती है लॉन्गेस्ट फेज होती है, लेकिन ह्यूमंस में जो मैचुरेशन फेज है, परिपक्व अवस्था है, वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। अब जो M1 फेज में जब ये डिप्लोटीन स्टेज में होती है तो ये प्राइमरी oocyte जब डेवलप हो जाती है तो अब इसमें आगे के डिवीजन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था तक ही होते हैं, उसके बाद इसमें डिवीजन आगे रुक जाते हैं। अब प्राइमरी oocyte आगे डिवाइड होती है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के तक ये ही रहती है और ये डिप्लोटीन स्टेज तक ही बरकरार रहती है, इसमें आगे का डिवीजन नहीं होते। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन अवस्था है। अब यहाँ प्राइमरी oocyte जो होती है आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हो जाती है उसके बाद अब वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आगे होता है और वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद अब उससे दो सेल्स बनती है, एक बड़ी सेकेंडरी oocyte, इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 22+X और एक फर्स्ट पोलर बॉडी 22+X। अधिकांश एनिमल्स में और ह्यूमंस में एक फर्स्ट पोलर बॉडी आगे डिवाइड नहीं होती और केवल सेकेंडरी oocyte ही डिवाइड होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है, अब वो जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन से डिवाइड होती है तो सेकेंड मियोसिस डिवीजन जो होता है वो मेटाफेज सेकेंड तक होता है, उसके बाद फिर वो रुक जाता है, सीज हो जाता है। अब मेटाफेज सेकेंड तक जब वो डिवीजन हो जाता है उसके बाद वो रुक जाता है तो अब वो आगे के लिए स्पर्म की एंट्री का इंतजार करता है। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती तो आगे का जो डिवीजन है वो नहीं होता, लेकिन अगर स्पर्म एंटर कर जाता है तो ये सेकेंडरी oocyte का जो मेटाफेज स्टेज है यहां से अब आगे का डिवीजन होता है और मेटाफेज MPF मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है टर्न ऑफ हो जाता है और APF यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर अब टर्न ऑन हो जाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने सेकेंडरी oocyte से अब एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी ओवम, या अब ये ओवम जो है अगर स्पर्म से फ्यूज हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बना लेगा, वरना ये सेकेंड ओवम जो ओवम बना है ऊटिड बना है और सेकेंड पोलर बॉडी ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब तो जो यहां से यहां तक की स्टेज है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से उगने तक बनने की ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, जब ये ग्रो करके प्राइमरी oocyte की तरफ बनती है ये वृद्धि प्रावस्था है। इसके आगे की जो अवस्था है वो कौन सी, परिपक्व अवस्था है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज स्पर्मजेनेसिस से क्या है कि जितनी भी उगोनिया बननी होती है 2 मिलियन, वो पहले ही बन चुकी होती है 25 वीक तक। अब 25 वीक के बनने के बाद अब जब बर्थ तक आते आते ये सभी एनलार्ज होकर अब प्राइमरी oocyte बना लेती है। प्राइमरी oocyte अब मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। तो मियोसिस 1 का भी प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेप होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये जो डिप्लोटीन स्टेज है यहां तक ये डिवाइड होगा और इसके बाद इसका डिवीजन रुक जाएगा। अब ये प्यूबर्टी तक इसमें आगे डिवीजन नहीं होंगे। आफ्टर प्यूबर्टी अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने से अब इससे एक बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte बनेगी जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 22+X और फर्स्ट पोलर बॉडी 22+X, इसमें भी हाफ क्रोमोसोम। इसका पर्पस ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो सेट है उसको अलग करना होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अचीव करना होता है। अब जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, इसके बाद ये सेकंड मियोटिक डिवीजन से आगे बढ़ेगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन में भी ये केवल मेटाफेज सेकंड तक डिवाइड होगा और इसके बाद ये स्पर्म की एंट्री का इंतजार करता है। अब स्पर्म की एंट्री होने के बाद अब मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और मेटाफेज के बाद जो एनाफेज स्टेज आनी उसके लिए एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर अब टर्न ऑन हो जाएगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक सेकंड oocyte से ओवम या ऊटिड बनेगा या ओवम या ऊटिड बनेगा, लेकिन अगर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो इससे फ्यूज हो जाता है तो ये जाइगोट बनता है या फर्टिलाइज्ड एग बनता है। अब हम अंड कोशिका अथवा ओवम की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अंड कोशिका यानी कि ओवम में सबसे पहले एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एग मेम्ब्रेन। क्योंकि ये एक सेल होती है तो सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और
विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, इसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। और पेरीविटलाइन स्पेस में एक द्रव फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं पेरीविटलाइन फ्लूइड या पेरीविटलाइन द्रव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इसका कोशिका द्रव भरा होता है जिसमें योग प्रेजेंट होता है और योग इसका रिजर्व फूड होता है। साइटोप्लाज्म में एक हैप्लॉइड यानी कि अगुणित केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक होता है जिसमें फीमेल के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं जोना पैलुसिडा। और जोना पैलुसिडा के ऊपर एक मेम्ब्रेन और होती है, इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर विटलाइन मेम्ब्रेन, फिर जोना पैलुसिडा, उसके बाद फिर लास्ट में कोरोना रेडिएटा। वम की स्ट्रक्चर के बाद अब हम आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आम भाषा में मासिक धर्म और माहवारी या रजोधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। प्राइमेट स्तनधारियों यानी कि एप्स, मंकी और ह्यूमंस, एप्स बंदरों और मनुष्य की मादाओं के लैंगिक प्रावस्था के दौरान अंडाशय यानी कि ओवरी की क्रियाओं में और हार्मोन्स में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट्स में इसी साइकिल को हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो यानी कि आर्तव चक्र का मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है कि प्राइमेट्स स्तनधारी यानी कि एप्स, मंकी और ह्यूमंस की फीमेल्स के लैंगिक प्रावस्थाओं के दौरान अंडाशयों की क्रियाओं तथा हार्मोन्स में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रथम रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत यौवन आरंभ पर होती है, प्यूबर्टी पर होती है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में मोनार्की। प्रथम रजोधर्म शुरू होने के बाद जब अगला रजोधर्म होगा तो उसके बीच में जो गैप होगा वो 28 से 29 दिनों का होगा, यानी कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में जो गैप होता है यानी कि 28 और 29 दिनों की अवधि में ये चक्र दोबारा से होगा। और एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को क्या बोलते हैं, हम आतर्व चक्र। यानी कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना, यानी कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की जो घटना चक्र होता है, ये घटना चक्र क्या कहलाता है, आतर्व साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और एक रजोधर्म के बाद जब दूसरा रजोधर्म आता है तो वही साइक्लिक प्रवस्थाएं दोबारा से दिखाई देती हैं। और 50 वर्ष की आयु के आसपास यानी कि 45 से 50 वर्ष की आयु के पास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्णतः बंद हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। यानी कि मेनोपॉज। तो स्टार्ट को मिनार्के यानी कि रजोदर्शन कहते हैं, जबकि ये 50 वर्ष की आयु के आसपास ये परमानेंट बंद हो जाता है, तब इसे रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। आतर्व चक्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 3 प्रावस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। आर्तव प्रावस्था, पुटकीय प्रावस्था और पीत प्रावस्था, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज और ल्यूटल फेज। जो पहली है ये प्रथम अवस्था होती है और इस अवस्था में रक्तस्राव होता है और ये रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक चलता है, यानी कि ये अवस्था 3 से 5 दिनों तक चलती है। लेकिन ये रक्तस्राव जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय है, उसका जो अंतर स्तर है एंडोमेट्रियम, उसकी जो परत है वो और उसके अंदर जो रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स है वो नष्ट हो जाती हैं और उनके नष्ट होने से जो ब्लड बाहर आता है वो वजाइना से थ्रू बाहर आता है और इसको हम बोलते हैं रक्तस्राव यानी कि ब्लड फ्लो।
अब ये होती क्यों है कि जो मोचित अंडाणु है, यानी कि जो इस मिड साइकिल में, मध्य साइकिल के मध्य में, चक्र के मध्य में जो अंडाणु यानी कि फीमेल गैमेट बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, वो निषेचित जब नहीं होता है तब ये प्रावस्था आती है, और अगर वो निषेचित हो जाएगा तो ये प्रावस्था नहीं आएगी, क्योंकि उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता। लेकिन ये जो घटना है, यानी कि जो ये हम पढ़ रहे हैं रक्तस्राव, लेकिन ये तनाव के कारण, निर्बल स्वास्थ्य आदि के कारण भी हो सकती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये प्रथम अवस्था है। दूसरी बात, इसमें रक्तस्राव होता है, लेकिन रक्तस्राव क्यों होता है? यूट्रस की अंतःस्तर यानी कि जो गर्भाशय का अंतःस्तर एंडोमेट्रियम है, वो और उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट होती हैं। मोचित अंडाणु के निश्चेदित ना होने का, फर्टिलाइज ना होने का ये घटना होती है। रजोधर्म होता है, ब्लड फ्लो होता है, लेकिन ये काम तनाव के कारण भी और निर्बल स्वास्थ्य के कारण भी और अन्य इसी कारण के साथ भी हो सकता है। सेकंड जो है पुटकीय प्रावस्था है, जिसे द्वितीय अवस्था बोलते हैं हम। इसमें क्या होगा, जो फॉलिकल्स है यानी कि पुटक है, फॉलिकल्स वो वृद्धि करते हैं, और पहले वो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ग्राफी फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल होता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स का मतलब ग्राफिनोजेनेसिस कहलाता है। और इसका जो ग्राफी पुटिक में बदल है, यानी कि ये फॉलिकल है, अब वो प्राइमरी सेकेंडरी से होती हुई कहाँ पहुंचेगी? ग्राफी यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। अब इसके साथ साथ जब ये ग्राफियन फॉलिकल जो पुटक बन रही है यानी ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, इसके साथ साथ जो यूट्रस की जो अंतःस्तर है यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, वो भी दोबारा से बनती है, दोबारा से पैदा होती है। किसके कारण? प्रचुरोद्भवन यानी कि प्रोलिफरेशन। इसमें प्रोलिफरेशन, फर्दर ग्रोथ होती है, जिसके कारण अब वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है पुनः पैदा होती है। इस समय जैसे जैसे अब स्तर ये जो आगे चलता है, ये LH और FH का समान जो धीमे धीमे बढ़ता है। LH जो FSH है वो पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से धीमे धीमे सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे आगे चक्र चलता है ये LH और FSH इनका जो श्रावण है, सिक्रीशन है, वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। लेकिन 10वें दिन के आसपास आते आते LH का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ता है, FSH का थोड़ा सा कम होता है। इसके कारण क्या होता है, चक्र के मध्य में 14वें दिन के आसपास जो LH है वो उसका जो स्तर है वो अपने मैक्सिमम स्तर पर हो जाता है, और मैक्सिमम या अधिकतम स्तर जो होता है उसको हम बोलते हैं LH सर्ज। LH का सबसे मैक्सिमम जो स्तर है उसको हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो ग्राफी पुटिक है वो फट जाएगी, और फटने से जो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगी, और वहां से वो निकलकर यूट्रस में आएगी यानी ओविडक्ट में आएगी। ओविडक्ट से, अब ओविडक्ट में आना यानी कि ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल के फटने के कारण जो सेकेंडरी oocyte है उसका बाहर निकलना, ओवरी से कहां आना? ओविडक्ट में आना। क्या कहता है? अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहलाता है। अब जो ग्राफी फॉलिकल है उस ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष भाग बचा है, अब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, तो शेष भाग जो होता है वो पीत पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मतलब P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरॉन ऐसी अवस्थाएं पैदा करता है, ऐसी स्थितियां पैदा करता है जिससे प्रेगनेंसी, सगर्भता बरकरार रहे। ये क्या काम करता है? अंतःस्तर को बरकरार रखता है, इसको रप्चर नहीं होता, फटने नहीं देता, उसको नष्ट होने नहीं देता। और ये जो अंतःस्तर का बरकरार रहना है उसके कारण ही अंतरोपण होता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होती है। अब इसके कारण जो आर्तव चक्र होंगे, अब जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाएगी तो आर्तव चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। हमारे यहाँ 9 महीने तक बंद रहती हैं, इसीलिए कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र नहीं होगा। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है पीत प्रावस्था। ये कब होगी? जब निषेचन अनुपस्थित होगा। अगर निषेचन नहीं होगा तो अंतःस्तर विखंडित हो जाएगा, निषेचन होगा तो वो बरकरार रहेगा, और विखंडन होने से नया रजोधर्म बनेगा। और जो कार्पस ल्यूटियम है, अब वो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो स्कार के रूप में रह जाएगा। स्कार मतलब क्या? धब्बे के रूप में छोटा सा रह जाएगा, जिसे इनका बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकैंस। तो जो कार्पस ल्यूटियम है अब वो बरकरार नहीं रह पाएगा, और जब कार्पस ल्यूटियम बरकरार रहेगा छोटे धब्बे के रूप में रहेगा, इसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकस। जब कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं रहेगी, और ये अंतःस्तर भी नष्ट हो जाएगा। तो आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स होती हैं प्राइमेट्स में, उनके अंडाशय की क्रियाओं में और हार्मोन में चक्रीय परिवर्तन होता है। 28 से 29 दिन के बीच में रिपीट होता है।
प्रथम जो होता है उसे हम रजोदर्शन मुनार्क बोलते हैं, जबकि 50 वर्ष की आयु के पास वो बंद हो जाता है, इसे हम रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज बोलते हैं। एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की जो घटना होती है हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। 3 स्टेप्स में होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज और ल्यूटरल फेज। ये प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय अवस्था है। इसमें रक्तस्राव होता है, लेकिन रक्तस्राव क्यों हुआ? यूट्रस की जो अंतःस्तर है, परत है, वो नष्ट हो जाती है, उसकी ब्लड वेसल नष्ट हो जाती है और ब्लड जो होता है वो वजाइना से बाहर आता है। होता क्यों है? मोचित जो अंडाणु है वो निषेचित ना हो उसके कारण होता है, लेकिन ये तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि के कारण भी हो सकता है। कुटीय अवस्था में पुटीय वृद्धि होती है, यानी कि फॉलिकल वृद्धि करके ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। ग्राफिन फॉलिकल के साथ साथ जो यूट्रस की जो वाल है उसका जो अंतःस्तर है यानी कि एंडोमेट्रियम है वो भी दोबारा से रीजनरेट होती है प्रचुरोद्भवन यानी कि प्रोलिफरेशन के द्वारा। LH का सेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसके साथ ही 14वें दिन के आसपास मध्य में LH का स्तर अधिकतम होता है, जिसे LH सर्ज बोलते हैं। इससे ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, सेकेंडरी साइड बाहर निकलता है, इसे ओव्यूलेशन एंडोत्सर्ग बोलते हैं। ग्राफिन पुटक का जो शेष भाग होता है वो कार्पस ल्यूटियम यानी कि पीत पिंड बनाएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये अंतःस्तर को बरकरार रखेगा और ये अंतःरोपण और सगर्भता प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, और इस दौरान आर्तव चक्र की अवस्थाएं बंद रहेंगी, यानी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तीसरी अवस्था तब होगी जब निषेचन अनुपस्थित होगा और जो अंतःस्तर होगा वो विखंडित हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम धीमे धीमे डीजनरेट हो जाता है और नया रजोधर्म स्टार्ट होगा। और कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो धीमे धीमे जब डीजनरेट नष्ट हो रहा होता है तो एक स्कार धब्बे के रूप में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।